सोचिए एक पहाड़ है जो सोने से भरा है और उस सोने पर बैठा है एक आग उगलता ड्रैगन। आज की हमारी चर्चा इसी ड्रैगन, इसी खजाने और इसके लिए छिड़ी एक भयानक जंग के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सीधे उस कहानी के चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगन की मौत से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असल में शुरू होती है। ये वो पल है जहाँ लालच, दोस्ती, सम्मान, इन सब के बीच की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ। एक खजाने के लिए बौने, इंसान और एल्व्स सब आमने सामने आ जाते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं कि एक असली खतरा, कहीं ज्यादा बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक टाउन में मची उस तबाही से। ड्रैगन स्मॉग पहाड़ से निकल चुका है, शहर पर आग बरसा रहा है, हर तरफ अफरा तफरी है, लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, और इसी के बीच बार्ड नाम का एक शख्स वो कैद से निकलकर शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं हमें बार्ड का किरदार समझ आता है। वो कोई राजा नहीं है, बस एक नाविक है। हाँ। लेकिन उसके खून में नेतृत्व है। कहानी में इस बात पर जोर दिया गया है कि वो भागने के बजाय शहर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ जाता है। और उसके तीर, वो तो बेअसर हो रहे हैं। बिल्कुल बेअसर। ड्रैगन की खाल इतनी मोटी है, उसे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी उसका बेटा बेन एक खास तीर लेकर उसके पास पहुंचता है। वो काला तीर। हाँ, वो काला तीर। ये कोई आम तीर नहीं है, ये वही तीर है जिससे बार्ड के पूर्वजों ने ड्रैगन को घायल किया था। मुझे यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। नहीं, ये एक विरासत है। एक विरासत है, एक जिम्मेदारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और जब ड्रैगन बार्ड को ताना मारता है, उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। उसे वो निशान दिखता है। हाँ, बार्ड को ड्रैगन के सीने पर एक छोटी सी जगह दिखती है, जहाँ से एक पपड़ी उखड़ी हुई है, एक खाली जगह जहाँ खाल नहीं है। और ये वही जगह है। ये वही जगह है जहाँ सालों पहले उसके पूर्वज का तीर लगा था। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये इतिहास का एक चक्र था जो पूरा हो रहा था। बार्ड अपने बेटे के कंधे का सहारा लेता है, निशाना साधता है, और वो तीर सीधा उस कमजोर जगह पर जा लगता है। ड्रैगन तड़पता हुआ आसमान से नीचे गिरता है और लेक टाउन की तबाही का अंत हो जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक नई और शायद ज्यादा बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी। हाँ, क्योंकि अब लेक टाउन के लोग बेघर हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। उनकी एकमात्र उम्मीद वो वादा है जो बोनो के राजा थॉरेन ओकनशील्ड ने किया था कि खजाने का एक हिस्सा उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, कि जब उसे अपना खजाना वापस मिलेगा तो वो उसका एक हिस्सा लेक टाउन के लोगों को देगा। और अब वो सब अपना हक लेने लोनली माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब पहाड़ के अंदर चलते हैं। थॉरेन और उसके साथी अपने घर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ सोना ही सोना है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि थॉरेन पर एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया है। इसे सिर्फ लालच कहना शायद गलत होगा। हाँ, ये बहुत गहरा मुद्दा है। कहानी इसे ड्रैगन सिकनेस कहती है, मानो ये कोई बीमारी हो, एक अभिशाप जो उस खजाने से जुड़ा है। जैसे स्मॉग उस सोने पर बैठकर पागल हो गया था। बिल्कुल, वही पागलपन, वही शक अब थॉरिन के दिलो दिमाग पर कब्जा कर रहा है। वो अपने ही दोस्तों पर शक कर रहा है। उसे लग रहा है कोई उससे कुछ छिपा रहा है, और वो एक खास चीज ढूंढ रहा है, आर्केन स्टोन। कहानी इसे सिर्फ राजा का जवाहरात नहीं कहती, बल्कि पहाड़ का दिल बताती है। इसका क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? आर्केन स्टोन सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो बोनो की राजशाही का प्रतीक है। उसे पाना थॉरिन के लिए अपने राज पर हक जताने जैसा है। अच्छा। उसके बिना वो खुद को अधूरा और कमजोर महसूस करता है। उसका मानना है कि जब तक वो पत्थर उसके पास नहीं होगा, वो सही मायनों में राजा नहीं बन पाएगा। और यही जुनून उसे अंधा बना रहा है। और जब वो इस जुनून में डूबा हुआ है, पहाड़ के बाहर एक नई राजनीतिक स्थिति बन रही है। लेक टाउन के लोग बार्ड के नेतृत्व में पास के शहर डेल के खंडरों में शरण लेते हैं, और फिर वहाँ एल्व्स की सेना भी पहुंच जाती है। और एल्व्स के राजा थ्रेंडुएल का मकसद भी सिर्फ खजाना लूटना नहीं है। स्रोत के मुताबिक उसका दावा ज्यादा पुराना और व्यक्तिगत है। वो सफेद रत्न। हाँ, वो उन सफेद रत्नों को वापस लेने आया है जो थॉरेन के दादा ने उसके लिए बनाए तो थे, पर कभी दिए नहीं। तो उसके लिए ये सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि बरसों पुराने वादे और टूटे हुए भरोसे का सवाल है। तो अब पहाड़ के बाहर दो सेनाएं हैं,
जिनके पास इंतजार करने की वजह हैं। तो एक तरफ पहाड़ के बाहर सेना इंतजार कर रही हैं और अंदर राजा लालच में अंधा हो चुका है। इस बढ़ते तनाव के बीच एक छोटा सा हॉबिट है, बिल्बो। हाँ, बिल्बो, जिसके हाथ में इस पूरी जंग को रोकने की चाबी है। हमें पता चलता है कि आर्कन स्टोन, जिसे थॉरिन पागलों की तरह ढूंढ रहा है, वो बिल्बो की जेब में है। और बिल्बो यहाँ बहुत समझदारी दिखाता है। वो समझता है कि अगर उसने ये पत्थर थॉरिन को दे दिया तो उसकी ड्रैगन सिकनेस और बढ़ जाएगी। वो ठीक नहीं होगा। नहीं, वो उसे ठीक नहीं करेगा बल्कि हमेशा के लिए पागल कर देगा। तो बिल्बो एक दुविधा में है, वो अपने दोस्त थॉरिन को कैसे बचाए। और वो जो फैसला लेता है वो बहुत बड़ा है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में पहाड़ से निकलता है और सीधा इंसानों और एल्व्स के कैंप में पहुंचकर उन्हें आर्कन स्टोन दे देता है। लेकिन क्या ये दोस्ती है या धोखा? वो थॉरिन की सबसे कीमती चीज उसकी पीठ पीछे किसी और को दे रहा है। ये कहानी के सबसे जटिल नैतिक सवालों में से एक है। एक तरह से देखें तो ये धोखा है, उसने थॉरिन का भरोसा तोड़ा है। बिल्कुल। लेकिन बिल्बो के नजरिए से ये दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। वो थॉरिन को उसके अपने लालच से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी योजना ये है कि शायद वो लोग मान जाएं। हाँ, उसकी योजना है कि इस पत्थर को देखकर शायद थॉरिन सौदेबाजी के लिए तैयार हो जाए और एक भयानक जंग टल जाए। वो एक बड़ी तबाही को रोकने के लिए एक छोटा धोखा दे रहा है। अगली सुबह यही होता है। बार्ड और थ्रेंडवेल थोरिन को आर्कन स्टोन दिखाते हैं। थोरिन को यकीन नहीं होता और तभी बिल्बो सच कबूल कर लेता है। और थोरिन का जो गुस्सा फूटता है वो देखने लायक है। एक मिनट, वो उसे दीवार से नीचे फेंकने वाला था अपने दोस्त को, सिर्फ एक पत्थर के लिए। हाँ, और यही दिखाता है कि ड्रैगन सिकनेस ने उसे किस हद तक बदल दिया था। वो बिल्बो को देशद्रोही कहता है। वो दोस्ती, वफादारी, सब कुछ भूल चुका है। मतलब अगर गैंडोल्फ वहाँ नहीं होते तो? गैंडोल्फ सही समय पर वहाँ नहीं पहुँचते तो थॉरिन बिल्बो को मार ही डालता। हाँ। अब थॉरिन युद्ध के लिए तैयार है क्योंकि इसे पता है कि आयरन हिल से उसके चचेरे भाई डेन की सेना पहुंच चुकी है। तो अब वो खुद को अजय समझ रहा है। बिल्कुल। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ बॉनो की दो सेनाएं, दूसरी तरफ इंसान और एल्व्स, सब एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जमीन कांपने लगती है। हाँ। पहाड़ों के अंदर से हजारों की संख्या में ऑक्स की एक विशाल सेना निकल आती है। असली दुश्मन अब सामने था, जिसकी चेतावनी गैंडोल्फ दे रहे थे। बिल्कुल, गैंडोल्फ ने इस खतरे की चेतावनी दी थी। उनका इस पूरे यात्रा को समर्थन देने का एक बड़ा कारण यही था, उत्तर में बढ़ती इस अंधेरी ताकत को रोकना। लेकिन बोनो, इंसानों और एल्व्स के आपसी झगड़ों में किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब उन्हें मजबूरन एक होना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है 5 सेनाओं की लड़ाई। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। लड़ाई शुरू हो चुकी है, पर थॉरिन और उसके सबसे वफादार साथी अभी भी पहाड़ के अंदर हैं। वो लड़ने से इनकार कर देता है। क्यों? वो अभी भी खजाने के लालच में डूबा हुआ है। वो सोने के एक विशाल फर्श पर चलता है और उसे अपने दादा के दर्शन होते हैं जो उसी सोने में डूबकर मर गए थे। ये उसके अंदर चल रहे संघर्ष का, आप कह सकते हैं, चरम है। उसका एक साथी ड्वेलिन उससे कहता है, तुमने राजा का मुकुट तो पहना है, लेकिन तुम मुझे राजा नहीं लगते। और यही वो शब्द हैं जो थॉरिन को झकझोर देते हैं। उसे एहसास होता है कि वो क्या बनता जा रहा है। हाँ, उसे एहसास होता है कि वो उसी ड्रैगन की तरह बन गया है जिससे वो नफरत करता था। और आखिरकार वो अपने लालच पर काबू पा लेता है। वो अपने साथियों से माफी मांगता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। और उनके आने से लड़ाई का पासा ही पलट जाता है। बॉने जो हारने की कगार पर थे, उनमें नया जोश भर जाता है। अब थॉरिन का एक ही लक्ष्य है, एज़ोग द डिफाइलर, ऑक्स का सरदार, जो एक ऊंची पहाड़ी रेवन हिल से लड़ाई को नियंत्रित कर रहा है, उसे खत्म करना। और यहाँ से लड़ाई और ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है। थॉरिन अपने भतीजों फिली और कीली के साथ रेवन हिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये एक जाल होता है। हाँ, एज़ोग ने वहाँ अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ी छिपा रखी थी। कहानी का ये हिस्सा बहुत दुखद है। हमें पता चलता है कि थॉरिन के दोनों भतीजे फिली और कीली उस जाल में फंसकर मारे जाते हैं। उनकी मौत का थॉरिन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये उसका परिवार थे, उसकी विरासत थी। बिल्कुल। कीली की मौत का एक और पहलू भी है जो एल्फ प्रिंसेस टोरियल से जुड़ा है। हाँ, दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था और कीली की मौत उसे पूरी तरह तोड़ देती है।
इसी गुस्से में लेगोलास कीली को मारने वाले ऑक्स लीडर बोल्गो को, जो एज़ोक का बेटा है, हाँ, उसे मार गिराता है। हाँ, एक अविश्वसनीय लड़ाई के बाद हर तरफ मौत और तबाही है, और इन सब के बीच जमी हुई नदी पर थॉरिन और एज़ोक की अंतिम लड़ाई होती है। ये सिर्फ दो सेनापतियों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये सालों पुरानी दुश्मनी का अंत है। एज़ोक ने ही थॉरिन के दादा को मारा था। ये एक बहुत क्रूर लड़ाई है। हाँ, एक थका देने वाली लड़ाई। अंत में थॉरिन एक ऐसा दांव चलता है जिसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती है। वो एज़ोक को अपनी तरफ खींचता है और बर्फ में धसे हुए अपने भाले से उसे मार देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एज़ोक का हथियार भी उसके सीने के आर पार हो जाता है। उसी समय जब लग रहा था कि ऑक्स की विशाल सेना सब कुछ खत्म कर देगी, आसमान से मदद आती है, ईगल्स की सेना, और वो लड़ाई का रुख मोड़ देती है। जंग जीत ली गई है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। और अब हम कहानी के सबसे भावुक पल पर आते हैं। बिल्बो को बुरी तरह घायल थॉरिन मिलता है। मरते हुए थॉरिन बिल्बो से माफी मांगता है। स्रोत के अनुसार वो कहता है, जो बुरे शब्द मैंने तुम्हें कहे थे मैं उन्हें वापस लेता हूँ। और फिर वो कहता है, दुनिया में अगर ज्यादा लोग सोने चांदी से ऊपर अपने घर और खाने को अहमियत देते तो ये दुनिया ज्यादा खुशहाल होती। वो बिल्बो की दोस्ती को स्वीकार करता है और शांति से मर जाता है। तो थॉरिन ओकनशील्ड, पहाड़ के नीचे का राजा, आखिरकार अपने घर में ही दफन होता है। और उसके सीने पर वो आर्केनस्टोन रखा जाता है, जिसे पाने के लिए उसने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी थी। ये उसके किरदार का एक दुखद लेकिन सम्मानजनक अंत है। हाँ, युद्ध के बाद एक नया राजनीतिक संतुलन बनता है। बोनो का नया राजा डेन बनता है, जो थॉरिन का चचेरा भाई था। और बार्ड डल शहर का नया शासक बनता है। हाँ, और अपने लोगों को वहां बसाता है। खजाने का बंटवारा होता है और तीनों जातियों के बीच एक नया रिश्ता कायम होता है। एक ऐसा रिश्ता जो उन्होंने मिलकर बहे खून से कमाया था। और बिल्बो, वो अब अपने घर लौट रहा है, शायर। हाँ, और जाते जाते गैंडोल्फ उसे एक चेतावनी देते हैं। वो बिल्बो को बताते हैं कि वो उसकी उस जादुई अंगूठी के बारे में जानते हैं जो उसे यात्रा के दौरान मिली थी, और उसे इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने को कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि उस छोटी सी चीज में कोई बड़ा राज छिपा है। कहानी का अंत भी उतना ही दिलचस्प है। जब बिल्बो महीनों बाद अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर का सामान नीलाम हो रहा है। सबने मान लिया था कि वो मर चुका है। हाँ, बड़ी मुश्किल से वो सबको यकीन दिलाता है कि वो जिंदा है और अपना घर वापस पाता है। अंदर जाकर वो शांति से अपनी जेब से वही अंगूठी निकाल कर देखता है। और फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है। एक बूढ़ा बिल्बो जो अब 111 साल का हो चुका है, अपनी इस पूरी यात्रा को एक लाल किताब में लिख रहा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर गैंडोल्फ खड़े हैं और यहाँ से एक नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक कहानी की जमीन तैयार होती है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। हमने देखा कि कैसे आर्केनस्टोन के लालच ने थॉरिन जैसे महान राजा को लगभग बर्बाद कर दिया था, और फिर गैंडोल्फ ने बिल्बो को उस छोटी सी अंगूठी के बारे में चेतावनी दी। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या कुछ चीजें, चाहे वो पत्थर हों या अंगूठी, अपने आप में इतनी शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं कि उन्हें सिर्फ रखना ही एक जोखिम है? क्या ऐसी चीजों को नष्ट कर देना ही बेहतर है, भले ही उन्हें रखने का इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो?